Good morning all of you. Today I shall teach you organometallic compound which belong the organic chemistry BSc third year second paper. Today I shall teach you Heck reaction. आज मैं आपको बताऊंगा कि Heck reaction क्या होता है। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होता है वह कपलिंग रिएक्शन देता है, सीसी कपलिंग रिएक्शन देता है। अब जैसे सीसी कपलिंग रिएक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे की दो रिएक्टेंट और रिएजेंट यानी जो भी होगा वो आपस में मिलकर के प्रोडक्ट बनाएंगे, बट कपलिंग के आधार पे बनाते हैं। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। कपलिंग रिएक्शन के आधार पे हमने बताया था आपको सुजुकी रिएक्शन, है ना। आज मैं हेक रिएक्शन बताऊंगा और हमने आपको यह भी बताया था कि रिएक्शन बहुत सारे हैं, जैसे आपके हेक रिएक्शन है, सुजुकी रिएक्शन है, सोनेगोशिरा कपलिंग रिएक्शन है, कोमेडो कपलिंग रिएक्शन है, हियामा कपलिंग रिएक्शन है। तो ये सारे कपलिंग रिएक्शन होते हैं और सबकी पहचान और मैंने कहा था कि आपको बारी बारी से हम पढ़ाएंगे। तो अब हम आपको बता रहे हैं सुजुकी रिएक्शन क्या होता है ना। तो सुजुकी रिएक्शन तो बता दिए थे, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि हेक रिएक्शन क्या है, यानी कपलिंग रिएक्शन में मैं दूसरा रिएक्शन आपको बताऊंगा कि हेक रिएक्शन क्या होता है। हेक रिएक्शन को देखिएगा, यहाँ पे लिखा है हेक रिएक्शन इन्वॉल्व द कैटालिस्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ विनाइल हाइड्रोजन विथ विनाइल एराइल बेंजाइल ग्रुप। इनका कहना है कि जो हेक रिएक्शन होता है उसमें विनाइल हाइड्रोजन या एरिल या बेंजीन हाइड्रोजन पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था विनाइल किसे कहते हैं। हमने कहा था कि जब कोई क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से टच होगा वह कार्बन अपने बगल वाले कार्बन से किससे टच होना चाहिए, डबल बॉन्ड से टच होना चाहिए। यानी वह कार्बन की जो भी क्रियात्मक समूह होगा वह क्रियात्मक समूह, जैसे यह क्या है आपका विनाइल क्लोराइड, क्या है ये विनाइल क्लोराइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्लोराइड क्रियात्मक समूह है वह किस कार्बन से टच है, क्योंकि यहाँ पर विनाइल क्लोराइड इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन क्रियात्मक समूह है वह जिस कार्बन से टच है वह कार्बन अपने बगल वाले किससे टच है, डबल बॉन्ड से टच है। और एलाइल का मतलब क्या होता है कि क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से टच होगा वह अपने बगल वाले कार्बन से क्या होगा, वह अपने बगल वाले कार्बन से किससे टच होना चाहिए, डबल बॉन्ड से टच होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा एलाइल। इसे कुछ लोग एलिल भी पढ़ते हैं। तो विनाइल और एलाइल हाइड्रोजन पाया जाता है। हेक रिएक्शन कहता है, हेक रिएक्शन की पहचान यह होगी कि उसमें जो कपलिंग होगा वह ऑलरेडी विनाइल और विनाइल हाइड्रोजन या एराइल हाइड्रोजन या एलाइल हाइड्रोजन पाया जाएगा। जबकि सुजुकी रिएक्शन जो था उसमें जो कपलिंग हुआ करती थी उसकी पहचान के लिए था कि उसमें मोरल और बेस होना चाहिए था। मोरल के लिए PDP-PSC का होल 4 था और बेस के लिए NO2CO3 था। तो मोरल और बेस होना चाहिए। तो मोरल के लिए क्या होना चाहिए, PDP-PSC का होल 4 और बेस के लिए क्या होना चाहिए था, Na2CO3 होना चाहिए। यह सुजुकी के लिए कंपलसरी था। सुजुकी इज द कंपलसरी आल्सो कंटेनिंग द NaOET3, यानी सुजुकी में बेस होना जरूरी है, मोरल होना जरूरी है और वह भी एक प्रकार का कपलिंग रिएक्शन ही था। लेकिन आज मैं जब आपको हेक रिएक्शन की पहचान बता रहा हूँ तो इस समय लिखा हुआ है कि हेक रिएक्शन इन्वॉल्व कैटालिस्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ विनाइल हाइड्रोजन विथ विनाइल एराइल बेंजाइल ग्रुप, यानी कि जो हेक रिएक्शन होगा उस रिएक्शन के अंतर्गत आपका विनाइल हाइड्रोजन होगा, विनाइल या एराइल या बेंजाइल ग्रुप पाए जाएंगे। दिस रिएक्शन कैन बी आल्सो इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी कि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर या इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं। आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। हाइड्रोजन बॉन्ड कहता है कि जब एक ऋणावेशित, जब एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट और एक लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बनता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना करता है वो ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स के बीच में बना करता है, दो अणुओं के बीच में बना करता है। जबकि परमाणु जो होता है परमाणुओं के बीच में, आपने जनरली केस पढ़ा होगा कि कोई भी परमाणु अपना ऑक्टेन पूरा करना चाहता है, ऑक्टेन पूरा करने के लिए वह किसी दूसरे से बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, बॉन्ड बनाना चाहता है ताकि उसका स्ट्रक्चर पूरा हो जाए, उसकी बाहरी कोश में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इस वजह से वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जब हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना करता है वो अक्सर
दो अणुओं के बीच में बना करता है और यह बाय द इंटरेक्शन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बना करता है। ऐसा परमाणु जब वहां पर एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हुआ करे, ऐसा मॉलिक्यूल, और उसकी अपेक्षा एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व हो, तो उसमें आपस में आकर्षण की वजह से, इंटरेक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जाना जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। जनरली इन द केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आल्सो कंटेनिंग द लिक्विड फेज, हमेशा जो लिक्विड फेज होता है, जो द्रव के फेज में हुआ करते हैं, उसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मिलता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देयर आर टू टाइप्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार का होता है। एक तो होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा करते हैं तो उसका मतलब होता है कि अंतरा हाइड्रोजन अणुक बंध, यानी कि दो अणुओं के बीच में, अलग अलग दो अणु हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बंध बना करता है। जैसे HF हो गया, जैसे H2O हो गया। कभी कभी कंपटीशन में पूछ भी लेता है कि H2O मॉलिक्यूल्स के अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी है, तो 4 हुआ करती है। HF के बीच में कितनी हुआ करती है, 4 हुआ करती है। तो इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड अणुओं के बीच में बना करता है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट यह है कि यह हमेशा जो होगा द्रव की फेज में होगा, उसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। तीसरी पॉइंट यह होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हुआ करता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में आकर्षण की वजह से बना करता है। अगली बात यह है कि यह दो प्रकार का होता है, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड और अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हम अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है लेकिन दो अणुओं के बीच में बना करता है और यह एक आभासी बॉन्ड हुआ करता है। यह एक सीडो बॉन्ड हुआ, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं हुआ करता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है जब दो अणुओं के बीच में अलग अलग बना करता है तो वहां पर अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी अंग्रेजी होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे H2O HF ये सारी। लेकिन जब एक ही अणु के बीच में, एक ही अणु के अंदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, उसके कारण अगर कोई बॉन्ड बनता है तो वहां पर अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा करते हैं, जिसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा करते हैं। जैसे सैलिसिलिडिहाइड, सैलिसिलिक एसिड ETC। आप प्रीवियस क्लासेस की बात मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यह जो रिएक्शन है कैन बी आल्सो इंट्रामॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी इसके अंदर अंतर और अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड जिस तरह से बना करता है, यानी यहाँ पर एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, उसके आकर्षण की वजह से वहां पे कपलिंग हो जाएगी और तीसरी कपलिंग तैयार हो जाएगी और वह हेट रिएक्शन हो जाएगा। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बताया कि इसमें विनाइल हाइड्रोजन होना चाहिए, एलाइल हाइड्रोजन होना चाहिए, एराइल होना चाहिए, बेंजाइल होना चाहिए, और ये साथ साथ इंट्रामॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन दिया करते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आई है, यहाँ पे Br है, एक ही फैमिली के दोनों एलिमेंट हैं, हैलोजन परिवार के हैं, लेकिन हमने आपसे बताया था कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वह कपलिंग रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, है ना, लेकिन जो मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होंगे वह भाग ले लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर Br और I की तुलना करें तो I इज द मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैन द Br की अपेक्षा I की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Br से ज्यादा है, इसलिए कपलिंग कहाँ से होनी है? कपलिंग यहाँ से ही होगी। कपलिंग कहाँ से होगी? कपलिंग यहाँ से होगी। अब फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका क्रियात्मक समूह है, ये आपका इतना आपका पूरा क्या है? ये आपका पूरा का पूरा क्या है? क्रियात्मक समूह है। इतना आपका क्या है? क्रियात्मक समूह। और यह क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से टच है वह क्रियात्मक समूह, जिस कार्बन से टच है वह कार्बन अपने बगल वाले से किससे जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसलिए यह हाइड्रोजन किस नाम से जाने जाएंगे? ऑलरेडी यह विनाइल हाइड्रोजन के नाम से जाने जाएंगे। किस नाम से जाने जाएंगे? ये विनाइल हाइड्रोजन के नाम से जाने जाएंगे। एक बार फिर साफ समझ लीजिएगा, मैंने आपसे कहा था कि जिस क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से टच होगा वह कार्बन अपने बगल वाले से यदि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसे हम विनाइल कहेंगे। और क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा, अगर वह कार्बन अपने बगल वाला कार्बन से उसके बगल वाला कार्बन अपने बगल वाले कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो वह क्या हो जाएगा? एलाइल हो जाएगा। तो यह आपका पूरा का पूरा यह क्या है? आपका ऑलरेडी यह आपका एक फंक्शनल ग्रुप है और यह फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से टच है वह कार्बन अपने बगल
सिंगल वाले किससे टच है, डबल बॉन्ड से टच है, इसलिए यह हाइड्रोजन किस नाम से जाना जाएगा, विनाइल हाइड्रोजन के नाम से जाना। तो कपलिंग कहाँ से होनी है, विनाइल हाइड्रोजन से होनी है, क्योंकि हेक रिएक्शन इनवॉल्व कैटालिस्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ विनाइल हाइड्रोजन। इन लोगों का कहना है कि जो कपलिंग होने लगेगा तो जो विनाइल हाइड्रोजन होगा उसी का सब्स्टिट्यूशन होगा, कैटालिस्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ विनाइल हाइड्रोजन। जो भी कैटालिस्ट लगे रहते हैं यह विनाइल हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया करते हैं विद द विनाइल एराइल या बेंजाइल, दैट इज बेंजाइल या बेंजील जो भी हो, ऑलरेडी इनसे इनके हाइड्रोजन को क्या करते। तो कपलिंग कहाँ से होनी है, कपलिंग चाहे आप यहाँ से करेंगे, कपलिंग कहाँ से करेंगे, आप यहाँ से करेंगे, और किसी एक को क्या करेंगे आप, किसी एक को कपलिंग करते समय किसी एक के एटम को हटाएंगे और दूसरे को कहाँ से हटाएंगे, बॉन्ड सहित हटाएंगे। किसी एक को एटम सहित हटाएंगे और किसी को क्या करेंगे, बॉन्ड सहित हटाएंगे। जैसे मैंने बॉन्ड सहित हटाया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह मैंने आपको Br बनाया है, देख सकते हैं आप, मैंने किसी एक एटम को हटाया है और दूसरे को क्या किया है, बॉन्ड सहित हटाया है। मैंने किसी एक के एटम को हटाया है और दूसरे को क्या किया है, बॉन्ड सहित हटाया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट इज Br सिंगल बॉन्ड बेंजीन मैंने बना लिया, इसके एटम को हटाया था इसलिए मैंने इस बॉन्ड को यहाँ पे दिखा। अब जैसे कि मैंने एटम को हटाई, यहाँ से करा, अब आप यहाँ से मिलाइए, यहाँ से मिलाइए, यहाँ देखिए कपलिंग हुआ कि नहीं, कपलिंग हो गया। ये क्या हो गया, आपकी कपलिंग हो गई। तो यह एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन में विनाइल हाइड्रोजन को ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट किया जाता है बाई किसके द्वारा, भाई किसी भी हैलाइड ग्रुप या किसी भी हैलाइड ग्रुप बेंजाइल के द्वारा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जस्ट प्रॉब्लम के रूम में मैं इसको ले लेता हूँ। ये आपका Cl है, अब आपका ये फिर ये और फिर O डबल बॉन्ड CH हो गया, इसका रिएक्शन इससे करा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, मुझे इसको क्या कराना है, कपलिंग कराना है। क्या कराना भाई, कपलिंग कराना है। तो आपका कपलिंग कहाँ से होगा, ये OMI और ये यहाँ पे ये Cl, यानी कि ये Cl है ना। तो किसी एक को हम क्या करेंगे, एटम को हटाएंगे और किसी एक को क्या करेंगे, हम किसी एक को हम बॉन्ड सहित हटाएंगे, देख लीजिएगा। तो मैंने इसके एटम को हटाया और इसको क्या किया, बॉन्ड सहित हटाया। तो ऑलरेडी देखिए ये ऊपर आ गया, ये देखिए आप, है ना, यहाँ पर आप देखिए मैंने इसके एटम को हटाया, इनको क्या किया, बॉन्ड सहित हटाया। तो मैंने ये देखिए ये आपका ये हो गया और ये इसका बॉन्ड हो गया, ये इसका बॉन्ड हो गया और फिर ये ऊपर जाकर के क्या कर लिया, कपलिंग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी CC कपलिंग हो रही है कि नहीं, है ना, CC कपलिंग हो रही है। क्या हो रहा है भाई, CC कपलिंग रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे विनाइल दैट इज ये सब क्या है, विनाइल कोई क्रियात्मक समय इसको हम मान लेते हैं जिस कार्बन से टच है मल्टीपल बॉन्ड से टच है। तो इस प्रकार से ये हो गया विनाइल, है ना, ये तरीका रहा आपका। तो ये कपलिंग रिएक्शन हो गया। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये कंडीशन इस तरह से ऐसे है, यहाँ से आई है और फिर ये जा रहा है, ठीक है। तो MI है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा जरूर, तो हाइड्रोजन को ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे ये डबल बॉन्ड है, फिर ये आई और ये जैसे ही देखें यहाँ तक आया, आई को मैंने क्या किया, एटम को हटाया और इनको फिर पुनः ले लिया, इनके H को हटाए, फिर ये और फिर ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये था भाई आपके हेक रिएक्शन की पहचान, उसमें विनाइल हाइड्रोजन होते हैं। अब आप यहाँ पर देखिएगा, जैसे PH है, डबल बॉन्ड है, फिर ये, तो ये आपका क्या है, क्रियात्मक समूह है या किस कार्बन से टच है, बगल वाला डबल बॉन्ड से, दैट इज विनाइल, है ना। और यहाँ पर ये आपका एरिल ब्रोमाइड हो गया। तो कपलिंग कहाँ से होनी है आपकी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एरिल ब्रोमाइड हो गया और ये आपका क्या हो गया, विनाइल, यहाँ पे कोई विनाइल हाइड्रोजन होगा। तो ये ऑलरेडी कपलिंग कहाँ से होगी, इसका Br क्या होगा, एटम सहित, है ना। तो इनका देखिए दैट इज PH का मतलब क्या होगा, फेनिल C6H5। इसके लिए मैंने क्या यूज़ किया भाई, फेनिल PH यूज़ किया। अब यहाँ से इसको मैंने क्या किया है, बॉन्ड सहित हटाया। मैंने कहा था किसी को बॉन्ड सहित किसी के एटम को हटाएंगे, तो यहाँ इसको बॉन्ड सहित हटा गया और इनके एटम को हटाया गया। तो इस तरह से ये बन गया, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक। और उसके बाद जिससे ये हो गया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। आपको बता दें हम कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है वह दारू का ठेकेदार होता है। क्या होता है, वो दारू का ठेकेदार होता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दारू का ठेकेदार होता है, यानी कि वह O को OH में बदल देता है। PH हो गया, C6H5 यहाँ पे यूज़ किया गया है, यहाँ पे PH हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया,
है ना, ये डबल बॉन्ड के, तो इनको क्या करेगा वो कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे इनको क्या कर दिया इसने एल्कोहल में कर दिया, ये पीएच है, फिर ये रिड्यूस कर देता है, डबल बॉन्ड को क्या कर देता है रिड्यूस कर देता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एट हाई टेम्परेचर बट 400 डिग्री सेल्सियस आल्सो डबल रिड्यूस्ड, डबल बॉन्ड को क्या कर देगा रिड्यूस कर देगा और नॉर्मल बना देता है। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इसका डबल बॉन्ड रिड्यूस्ड हो गया और ये इस तरह से हो गया। अगर यह टेम्परेचर आपका 400 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया जाएगा तो यह डबल बॉन्ड को क्या कर देगा, डबल बॉन्ड को यह रिड्यूस्ड कर देगा, डबल बॉन्ड को क्या कर देगा भाई रिड्यूस्ड कर देगा। अगर इसे 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट किया जाएगा तो यह डबल बॉन्ड को क्या कर देगा रिड्यूस्ड कर देगा और आराम से एल्केन में चेंज हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे देखिए CH3 फिर ये और फिर ये I, ये आपका विनाइल है। तो आप यहाँ पर देखिए I से कपलिंग होगी और इसको मैं क्या करूँगा कि ऑलरेडी यहाँ पर आप देखिएगा कि डबल बॉन्ड इसका रिड्यूस्ड हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर लगा हुआ है और आराम के साथ यहाँ पे I, तो I को मैंने क्या किया एटम को हटाया है और इनको बॉन्ड सहित हटाया है। देख लीजिए इनके एटम को हटाया, इनको क्या किया मैंने बॉन्ड सहित हटाया है ना। तो आप किस चीज़ को ध्यान दीजिए, इनके एटम को हटाया गया और इनको बॉन्ड सहित हटाया गया, ये कंडीशन कपलिंग की हुई है। तो यहाँ से ये वाला पूरा बॉन्ड लिया गया और फिर इस पर आ गए, ठीक है ये रहा। तो इनको एटम को हटाया गया, इनको बॉन्ड सहित हटाया गया ना, ये रिएक्शन हो गया आपका। ठीक, इधर आप देखिएगा OTS CH3 फिर OMI ये और आपका ये हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर आपको इनके एटम को हटाया गया है और इनको बॉन्ड सहित हटाया गया है। अब यहाँ पर देखिए लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे जो कंडीशन आई है इनको एटम और इनके बॉन्ड सहित हटाया गया, ये कंडीशन कपलिंग की आई है। तो यहाँ से तुरंत हम यहाँ पहुँचे फिर ये यहाँ पर हो गए। तो कपलिंग का तरीका होता है कि किसी को बॉन्ड सहित हटाया जाता है और किसी को क्या किया जाता है एटम, किसी एक एटम को और किसी दूसरे को बॉन्ड सहित हटाया जाता है। अब यहाँ पर इसको देखेगा CH का मतलब फेनिल, C6H5 हो गया, फिर आपकी ये Cl हो गया H और ये भाई इसकी कपलिंग देखिए किस तरह से मैंने कराया है। ये आपका पूरा ग्रुप है इतना, ये विनाइल हो गया आपका, है ना। तो अब यहाँ पर देखेगा किसी एक को मैंने क्या किया है एटम को हटाया है और किसी एक को क्या करेंगे हम बॉन्ड सहित हटाएंगे, है ना। तो आप यहाँ देखिए इनको एटम को हटाएंगे, इनको हम बॉन्ड सहित हटाएंगे, है ना। तो ये तरीका आप देखेगा इस तरह से हुआ है, यानी इस ये यहाँ से ऐसे हुआ है तो ये यही है और ये आपका कपलिंग हुआ है ना। तो ये यहाँ पे पहुँचा और फिर आपका ये एक ही को ही तो हटाया गया है, दूसरे को नहीं हटाया गया है, यानी फिर ये झुक जाएगा, जैसे ये टूटेंगे ये आपका झुक जाएगा। देखिए यहाँ से मैंने Cl को हटाया, इनको बॉन्ड से हटाया है, तो अब यह देखिएगा कि यह जैसे यहाँ पर Cl और ये तुरंत ऐसे झुक जाता है, जब ये झुक जाएगा तो आसानी के साथ ये बन जाएगा ना। यहाँ पर देखिए C4H9 फिर यहाँ I से कपलिंग हुआ है। तो I से कपलिंग का मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जो कपलिंग हो रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड है, इनका एटम हो गया, इनको बॉन्ड सहित यहाँ से कपलिंग हुई है। तो ये हो गया I झुका हुआ, फिर ये इस पर मिल गया। तो इस तरीके से होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कपलिंग इसमें है एक रिएक्शन की पहचान है कि इसमें ऑलरेडी डबल बॉन्ड लगा रहेगा। अब यहाँ पर देखिएगा यह आपका Br है ना, ये क्या है Br और ये क्या है हाइड्रोजन। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दोनों एक ही में है इसलिए यह क्या हो जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलवेज अणुओं के बीच में बनता है, जबकि अदरवाइज दूसरे जो बॉन्ड होते हैं वह एटम के बीच में बना करते हैं। कोई भी एटम बॉन्ड इसलिए बनाता है कि ताकि उसका ऑक्टेन पूरा हो जाए, कम से कम 2 हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो जाए। लेकिन जो अणु होता है वह 8 बनाने के लिए नहीं, ऑक्टेन पूरा करने के लिए नहीं बनाता है, बल्कि वह ऑलरेडी इंटरेक्शन की वजह से बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा 2 अणुओं के बीच में आकर्षण की वजह से बनता है, कभी कभी एक ही अणु के अंदर उनके एटमों की वजह से बनता है। और ऐसे अणु हुआ करते हैं जो लिक्विड की फॉर्म में हुआ करते हैं। जब अणु
आपस में एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो और एक दूसरा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो तो उसके बीच में आकर्षण होने लगता है, जिसके वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पे ब्रोमीन, हाइड्रोजन के अपेक्षा ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा, इसलिए दोनों की वजह से आकर्षण होगा और एक ही मालिक्यूल्स के बीच में बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कपलिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रही है। तो ये आपस में मिलकर के HBr बना देगा, हट जाएगा और यहाँ एक बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो देखिए मैंने ये आपको बनाया ही हूँ, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बना करके दिखाया आपको। फिर ये जुड़ गया, ये हो गया, ये NH हो गया, फिर आपका ये हो गया और ये डबल बॉन्ड हो गया। तो ये कपलिंग रिएक्शन हो गया, क्योंकि यह विनाइल होगा, क्योंकि यहाँ पे ये विनाइल हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक भाई एक मोरल एक बेस तो जरूर लगेगा। तो कपलिंग कहाँ से हो गई, यहाँ से कपलिंग हो गया और ये हेक रिएक्शन हो गया। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हेक रिएक्शन। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर I है तो I से कपलिंग होगा और यहाँ पर देखिए H है आपका, तो यह भी आपका इंट्रामॉलिक्यूलर। यहाँ पर देखिए दोनों अणु अलग अलग है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहूँगा तो उसका हिंदी होगा अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि जब अलग अलग अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जब इंटरा कहूँगा तो अंतर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए H और I आपस में मिल जाएंगे, सारी चीज़ें वहीं रहेगी, देख सकते हैं आप। तो यहाँ से देखिए ये वाला बॉन्ड है ना, एक के बॉन्ड को हटाया, एक के बॉन्ड को हटाया और एक को बॉन्ड सहित हटाया और एक के एटम को हटाया। तो इनके एटम को हटाया तो ये वाला बॉन्ड यहाँ तक गया और इनके बॉन्ड सहित हटाया तो यहाँ देखिए पहुँच गए। फिर ये पूरा का पूरा ये कपलिंग रिएक्शन। आप ध्यान दीजिएगा, कपलिंग करते समय एक के एटम को हटाया जाता है, दूसरे को बॉन्ड सहित हटाया जाता है, ये होता है, ठीक है। अब देखिएगा सोनेगो-सीरा कपलिंग रिएक्शन। इट इन्वॉल्व द टर्मिनल एल्काइन विथ एराइल आर विनाइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ पैलिडियम कैटालिस्ट आर प्रॉपर वन कैटालिस्ट एंड एमीन बेस। इनका कहना यह है कि यह रिएक्शन जो होगा उसमें एक टर्मिनल एल्काइन जरूर होगा, ठीक है ना। यह रिएक्शन में एक टर्मिनल एल्काइन होगा और उसके बाद विनाइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ पैलिडियम कैटालिस्ट, कोई पैलिडियम कैटालिस्ट होगा और एमीन बेस के रूप में एमीन जरूर रहेगा। फिर से सुन लीजिएगा, सोनेगो-सीरा कपलिंग रिएक्शन में पहचान यह है कि इसमें कैटालिस्ट के रूप में पैलिडियम जरूर होगा और एमीन बेस के रूप में जरूर रहेगा और इसमें टर्मिनल एल्काइन रहेगा। क्या पहचान है, इसमें टर्मिनल एल्काइन रहेगा, है ना। और उसके बाद इसमें मोरल के रूप में कोई पैलिडियम रहेगा और बेस के रूप में क्या रहेगा, कोई एमीन रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी को मेरे क्या किया भाई, एटम सहित लिया और किसी को हमने बॉन्ड सहित लिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने इनको बॉन्ड सहित लिया, इनके एटम को कर दिया, है ना, यहाँ से कपलिंग हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बन गया। तो यह क्या हो गया, ऑलरेडी सोनेगो-सीरा कपलिंग। सोनेगो-सीरा कपलिंग में एक कोआ यानी उसमें एक एल टर्मिनल के रूप में एक एल्काइन रहता है और साथ ही साथ वहाँ पर एक पैलिडियम कैटालिस्ट होगा और इसे एमीन ग्रुप बेस के रूप में होगा और आसानी के साथ कपलिंग कर जाते हैं। अब यहाँ पर देखेगा PS ट्रिपल बॉन्डी टर्मिनल है यहाँ पर एल्काइन, फिर आपका ये हो गया B सिंगल बॉन्डी, फिर ये। अब आप यहाँ पर देखिए कपलिंग करने के लिए यहाँ कह रहा है A क्या बनेगा और फिर उसके बाद मैंने इससे रिएक्शन कराया तो B क्या बनेगा। तो ये तरीका आप देखिएगा कि जैसे मैंने ये किया तो D यानी कि PH हो गया, ये है ना, आपकी ये PH हो गया, ये आपका ये सेट हो गया, आपका ये हो गया और यहाँ पर D, ये आपका D है, D है ना। इस तरह से आपका आएगा जैसे ही, यानी ये D सिंगल बॉन्ड है B, यानी इनके और इनके बीच में कैसे D सिंगल बॉन्ड B, यानी कि ये इस तरफ आ जाएगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा D सिंगल बॉन्ड B, फिर ये सेट हो जाएगा। फिर जैसे ये आएगा तो ये इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड कैसे बदल जाएगा डबल बॉन्ड में, तो ये हो जाएगा PH और जैसे PH कटेगा तुरंत ये नीचे डाउन हो जाएगा, क्योंकि जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो दो सिग्मा बनेंगे। जब एक पाई बॉन्ड टूटता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरीके से ये टूटेगा तो यहाँ पर 2 सिग्मा तैयार हो गए, जिससे एक PH आ गया और दूसरे पर और एक ऑलरेडी इनका D है ही, तो एक PH इस तरह से और एक D इनका, और ये डाउन में आकर के नीचे ये D आ गया, फिर आपके AB, तो प्रोडक्ट आपका ये A बन गया, ठीक है। जैसे ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो सिग्मा तैयार हो जाएगा।
तो 2 सिग्मा तैयार होने के लिए ये इस पर सेट हो गए और ये इस तरह से। और फिर जैसे ये आपको लगाया गया तो ऑलरेडी ये आपका होकर ऐसे आएगा, तो ऐसे होकर के आया तो यहाँ पर ये बन गया, ये आपका क्या आ गया बी हो गया और ये आपका क्या हो गया ए हो गया। तो ये रहा आपका सोनेगोसीरा कपलिंग में ऑलरेडी टर्मिनल एल्काइन होता है। अब यहाँ सोनेगोसीरा देखिएगा, सोनेगोसीरा ही बता ही रहे थे, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके यहाँ पे आई हो गया, यहाँ पर ये हो गया। तो आई को क्या करेंगे, यहाँ इसको हम बांड सहित ले लेंगे, यहाँ के एटम को ले लेंगे और ये कपलिंग हो जाएगा आपका, है ना। तो आप सोनेगोसीरा को पहचान के लिए आप जान ही गए हैं कि मुझे क्या यूज करना है। सोनेगोसीरा के लिए ऑलरेडी हमें टर्मिनल एल्काइन होना चाहिए, है ना। फिर आप देखिए यहाँ पर ये हो गया, फिर ये आपका हो गया, तो ये आपका NH हो गया, फिर आपको उठ करके यहाँ से चला आइए, तो ये देखिए NH, यानी इस चीज़ को मैंने यहाँ से लेकर के आया है। अब कपलिंग यहाँ से कराया है, कपलिंग CF3 को हटाया है, कहाँ से CF3 को, और इनका क्या भाग लिया मैंने, देख लीजिएगा आप ध्यान से, ये हुआ, ये यहाँ से इनका टर्म में ये H हटाया गया है, ठीक है, इनकी CH को हटाया गया है और इनको ऐसे लिया गया, इनको ऐसे उठाकर ये यहाँ से इनको हटाया गया है, फिर यहाँ से ये कर लिया गया, ठीक है, ये तरीका रहा। नेक्स्ट कपलिंग रिएक्शन, जिसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, तो ये क्या होता है, इट इज ए क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। यह एक प्रकार का क्रॉस कपलिंग रिएक्शन होता है। नेक्स्ट देखिए, हमने आपको क्या पढ़ा सुजुकी, उसके बाद क्या पढ़ा हेक, उसके बाद क्या पढ़ा सोनेगोसीरा, अब क्या पढ़ा रहे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या होता है, एक क्रॉस कपलिंग रिएक्शन होता है। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हैलाइड, है ना, निकिल और पैलेडियम, है ना, अब ऑर्गेनिक जिंक कंपाउंड जरूर रहते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये देखिए ऑर्गेनिक जिंक कंपाउंड है, यानी ऑर्गेनिक जिंक कंपाउंड का मतलब यह होता है कि जब कोई मेटल एटम के रूप में जिंक हो और कार्बन के साथ क्या कर रहा हो, बॉन्ड बना रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिक जिंक कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे ये साइक्लोप्रोपेन क्या के साथ जिंक ब्रोमाइड लगा हुआ है, इसके साथ फिर ये हो गया। तो आपने देखा है कि यहाँ से कपलिंग हो रहा है, यहाँ से कपलिंग का मतलब ये हुआ कि इनको मैंने बॉन्ड सहित हटाया है और इनको मैंने एटम को हटाया है, ठीक है। मैंने इनके क्या किया है, इनको मैंने बॉन्ड सहित हटा दिया है, इनको क्या किया मैंने एटम को हटाया। तो किसी एक को बॉन्ड सहित हटाया, देख सकते हैं आप यहाँ पर, इनको मैंने क्या किया है, बॉन्ड सहित हटाया है, और इनको मैंने क्या किया है, एटम को हटाया है। तो किसी को मैं एटम को हटा दूं और किसी दूसरे को क्या कर दूं, बॉन्ड सहित हटा दूं, तो वहाँ पे ऑलरेडी कपलिंग हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ नीचे आकर के ये जुड़ गया, ब्रोमाइड वहाँ से हट गया। तो इस प्रकार से यह क्रॉस कपलिंग होता है, यानी कि ये क्रॉस में कपलिंग होता है। अभी तक आपने जो कपलिंग देखा था वह सीधा होकर के जा रहा था, सीधा हो रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, क्रॉस कपलिंग हो रहा है। तो क्रॉस कपलिंग हो रहा है, तो इस तरीके से ये यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं Cl की जगह पे ये क्रॉस कपलिंग हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ से होकर के इससे हो जाएगा और ये यहाँ पर ये आ जाएगा। तो ये रहा आपका भाई नेक्स्ट कपलिंग, है ना। तो 3 कपलिंग मैंने पढ़ाया, कुमेडो को आपको सुजुकी रिएक्शन, हेक रिएक्शन, और क्या पढ़ाया भाई, सोनेगोसीरा और नेक्स्ट 4 हो गए आपके पास। अभी देखिए आपको मैं और यहाँ देखिएगा हियामा कपलिंग को देखिएगा। हियामा कपलिंग क्या होता है, जैसे ये Cl हो गया, ये CH3 हियामा कपलिंग की पहचान है कि SI जरूर लगा रहेगा, SI CH3 का होल थ्रेड। हियामा कपलिंग में SI CH3 का होल थ्रेड जरूर लगा रहेगा, इस चीज़ को ख्याल रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इस तरह से यहाँ पर होगा Pg2 PgCl2 PgH3 का होल थ्रेड। अब कपलिंग यहाँ पे CH3, ये कपलिंग आपका इस तरह से हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इनके एटम को लिया मैंने, और ये हाँ इनके बॉन्ड, इनके एटम को लिया है और इनको मैंने बॉन्ड सहित लिया है। इनके एटम को लिया, इनको बॉन्ड सहित लिया, है ना। देखिए इनके एटम को लिया गया है और इनको क्या किया गया है, बॉन्ड सहित ना। इनके एटम को लिए, इनको बॉन्ड सहित किया और इस तरह से ये हट गया,
और ये इधर आ गया और ये चीज़ें इस साइड में गई और ये बन गया। तो अभी आप किसी एग्जाम में बैठते तो आपको लगता कि इतना बड़ा रिएक्शन FiCH3 अगर किसी विकल्प में ये दिया रहता तो आप सोचते इम्पॉसिबल, ये तो कभी हटेगा नहीं, इसको भी तो आना चाहिए। और उस विकल्प को लगा करके आते हैं जो विकल्प में, जिस विकल्प में ये रहता है आराम से लगा करके चले आते हैं, है ना। लेकिन होता क्या है कि इस विकल्प को हम नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ कपलिंग रिएक्शन है और ये इस साइड से और ये इससे कपलिंग कर लेगा और ये बन जाएगा। उसके बाद आता है कोमेडो कपलिंग रिएक्शन। कोमेडो कपलिंग क्या होता है? कोमेडो कपलिंग एंड कोरिका इज निकल एंड पैलेडियम कैटालिस्ट कपलिंग क्रॉस रिएक्शन which will be an alkyl group, aryl aldehyde and triplet vinyl alkylate and Grignard reagent etc. तो इस तरीके से ये होगा, है ना। तो आपका कोमेडो कपलिंग में क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहता है, ध्यान दीजिएगा। MgBr रहेगा और ये कपलिंग कर जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि जो आपके कपलिंग रिएक्शन है, जैसे सुजुकी रिएक्शन है एक रिएक्शन, नेक्सीरा, सोनेगोसीरा, हियामा और कोमेडो, बारी बारी से मैंने सबका एक्सप्लेन किया हुआ है। अब मैं आपको एक ही जगह सारी चीज़ें पहचान बता रहा हूँ, टेबल बना दे रहा हूँ, पहचान लीजिएगा। टेबल से पूरी टेबल बना दे रहा हूँ, पहचान लीजिएगा कि कौन कैसे कहाँ पे क्या है, ठीक है। यहाँ रीजेंट है, यहाँ नेम ऑफ रिएक्शन है, BOH का होल टास्क, ये सुजुकी रिएक्शन है। हमने बताया था सुजुकी रिएक्शन की पहचान बेस और मोरल जरूर होगा। मोरल के रूप में जो होगा वो PgPPS3 का होल 4 रहेगा, बेस के रूप में क्या होगा? NOH या कुछ भी रहेगा। उसके बाद हेक रिएक्शन में यहाँ डबल बॉन्ड जरूर रहेंगे। कोमेडो कपलिंग रिएक्शन में MgBr ग्रिग्नार्ड एजेंट रहेगा। नेक्सीरा कपलिंग में ZnBr रहेगा, ये नेक्सीरा की पहचान है कि अर्गेनिक जिंक कंपाउंड रहेगा। हियामा में SI रहेगा, स्टील रिएक्शन में SN जरूर रहेगा, इस तरह से ध्यान देना है। टर्मिनल एल्काइल अगर है तो सोनेगोसीरा कपलिंग है। तो यह टेबल आपके उसके लिए है कि कौन कहाँ पे रहेगा, किस तरह से रहेगा, आप कैसे पहचान करेंगे। अब उसके बाद हम आपको हेपासिटी बताएंगे। Hepacity. The hepacity is the number of atoms from the ligand that are directly bonded to the metal which is denoted by a Greek letter eta. Hepacity is very important. Hepacity बहुत ही important है। इसमें होता क्या है कि आपको यह देखना होता है कि जब मेटल किसी कार्बन के पास जाता है तो कितना उसे कंट्रीब्यूट करता है और किस तरह से उसको पकड़ता है, वो कितना उसको कवरिंग करता है। जितना वो उसको कवरिंग करेगा, जितने कार्बनों को कैप्चर करेगा, उतने की पावर हम हेपासिटी कहेंगे। हेपासिटी को ईटा से प्रदर्शित किया जाता है जो ग्रीक लेटर में होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीक लेटर ईटा से। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि जैसे आपका है H, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये इथाइलिन है। इथाइलिन में मेटल अप्रोच हो रहा है तो कितने कार्बन के बीच है? 2 कार्बन के बीच में हो रहा है, इसलिए यह क्या होगा? ईटा की पावर 2 इथाइलिन। क्या हो जाएगा? ये ईटा की पावर 2 इथाइलिन हो जाएगा। तो ये केस रहा आपका। हेपासिटी का मतलब होता है कि कार्बन कितने लोगों के बीच में जा रहा है। जैसे 2 कार्बन के बीच में जा रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ईटा के पावर 2 इथाइलिन हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन के एटम के बीच में मेटल जा रहा है, इसलिए क्या होगा? ईटा के पावर 2 O2 हो गया। ये आपका साइक्लोब्यूटीन है। साइक्लोब्यूटीन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह मेटल आपको यहाँ पर जा रहा है तो ईटा के पावर 2 C4S6, यानी कि यहाँ पे लिखा है द हेपासिटी इज द नंबर ऑफ एटम फ्रॉम द लिगेंड दैट आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल विच इज डोनेटेड बाय ग्रीक लेटर ईटा, जैसा हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कितने एटम के बीच से वो करके जा रहा है। एलाइल यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे आपका अगर यहाँ यम मान लेंगे हम, या मान करके चलिए कि यहाँ पर यम दिया हुआ है तो डायरेक्टली कार्बन से टच है, इसलिए ईटा के पावर 1 हो जाएगा। मेटल जिस कार्बन से टच है वह उसके बगल वाला कार्बन अपने बगल वाले कार्बन से डबल बॉन्ड से टच है, इसलिए क्या हो गया? एलाइल हो गया। इसलिए इसका नाम क्या होगा? ईटा के पावर 1 एलाइल हो गया।
यहाँ पे मेटल देखिए जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो क्या कर रहा है, ईटा के पावर 3 C3H5 पे कर रहा है, तो यह ईटा के पावर 3 C3H5 हो जाएगा। तो हेपासिटी का मतलब होता है, इस पर सवाल जरूर आते हैं, हेपासिटी जरूर पूछता है, और इसको मान करके चलिएगा कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है आप तुरंत ताबक तोड़ या देखिएगा मेटल किसके बीच में जा रहा है, कितने लोगों के बीच में हो रहा है। जैसे अगर हम मान करके चलिए हम आपको साइक्लोहेक्सेन बना रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पे बेंजीन कर दिया, क्या कर दिया, बेंजीन कर दिया। अब यहाँ से अगर कोई मेटल को टच करूँगा तो मैं यह ईटा की पावर 6 C6H6 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से जैसे ही मेटल आएगा वो ऑलरेडी C6H5 हो जाएगा, फेनिल हो जाएगा, क्योंकि एक एस तो हटाएगा ही। लेकिन यहाँ पे जो मेटल जा रहा है वो ऑलरेडी सभी कार्बन के बीच में जा रहा है, इसलिए ईटा की पावर 6 C6H5 हो जाएगा। उसके बाद और एग्जाम्पल आप देखिएगा, ये आपका है साइक्लोपेंटाडाइन। ये क्या है आपका, साइक्लोपेंटाडाइन, जिसे हम CP कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, CP, साइक्लोपेंटाडाइन। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ पर जैसे कर दें मेटल, यहाँ पे क्या कर दें, मेटल कर दें, तो जैसे ही हम यहाँ पर मेटल कहेंगे तो यह हो जाएगा ईटा की पावर 2 C5H5, है ना, C5H5 ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी CP को इस तरह से दिखाएं, ऐसे करके और यहाँ पर ये पूरा रिंग दिखा करके तब मेटल को दिखाएं, तो यह ईटा की पावर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ईटा की पावर 5 हो जाएगा। तो आपको वहाँ रिंग को देखना है। जैसे अगर इसी चीज़ को हम ऐसे करके दिखाएं, आपको ऊपर ही देख लीजिए आप, जैसे मैं यहाँ पर इसी चीज़ को ऐसे करके दिखाऊं, ऐसे करके ऐसे, और इसकी डॉटेड लाइन यहाँ से यहाँ तक लेकर के जाऊँ और तब मेटल को लगाऊं, तो यह ईटा के पावर 3 C5H5 हो जाएगा, क्योंकि यह 3 कार्बन को कवरिंग कर रहा है। अगर इसी चीज़ को ऐसे दिखाया जाए, ऐसे करके ऐसे बढ़ा दिए जाए यहाँ तक, तो ईटा के पावर 4 C5H5 हो जाएगा। तो आपको हेपासिटी में यही देखना होता है कि वह कितनी की कवरिंग कर रहा है। और अगर अब देखिए, अगर इसी CH3 को इस तरह से कल यहाँ पे इस साइक्लोपेंटाडाइन से CP से CH3 लगा दिया जाए, इस तरह से 5 कार्बन से इस तरह से CH3 लगा दिया जाए, तो इसे हम CP स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं, CP स्टार कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया भाई, CP स्टार हो गया। तो हेपासिटी की बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, आपको मैं दे रहा हूँ, और भी देख सकते हैं आप एग्जाम्पल के रूप में। जैसे इसी CP को अगर मैं ले लिया इस तरह से करके और यहाँ मेटल लगा दिया, तो ये ईटा की पावर 1 C5H5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ईटा की पावर 1 C5H5 हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि ईटा की पावर 2 हो जाएगा या ईटा की पावर 3 हो जाएगा, नहीं। आपको वहाँ ये देखना होगा कि मेटल डायरेक्टली कितने कार्बनों से टच है, मेटल कितने कार्बनों से डायरेक्टली टच है या कितने लोगों से घिरा हुआ है, वहीं उसका हेपासिटी होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल एक ही, यह मेटल केवल एक ही एटम से टच है, इसलिए यह क्या हो गया, ईटा की पावर 1 हो गया। क्या हो गया, ये ईटा की पावर 1 हो गया, C5H5 हो गया। तो ये कंडीशन होता है और ये तरीका होता है। जैसे और देखिएगा कि हेपासिटी के और सारे केस आप देख सकते हैं। जैसे मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे, और यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया, ये है ना, तो जो भी ये इन है, ये 1 2 3 है ना, जो भी है, तो लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये ईटा की पावर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ईटा की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर मेटल कितने लोगों के बीच में जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पर मेटल 2 कार्बन के बीच में जुड़ा हुआ है। और एग्जाम्पल आपको देखना है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने ले लिया, ये आपका मेटल जुड़ा है, फिर आपका ये हो गया फेरोसिन है, ये ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड है ये। अब फेरोसिन कितने लोगों के बीच में जुड़ा है, तो यहाँ पे हेपासिटी क्या हो जाएगी, ईटा के पावर 5। यहाँ भी हेपासिटी क्या हो जाएगी, ईटा के पावर 5 हो जाएगी। तो ये तरीका रहा आपका ईटा के पावर 5, यानी हेपासिटी किस तरह से निकालते हैं। तो हेपासिटी निकालने के लिए आपको देखना होगा, मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा।
द हेपासिटी इज द नंबर ऑफ एटम फ्रॉम द लिगेंड दैट आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल विच इज डोनेटेड बाय ग्रीक लेटर ईटा। इस समय लिखा हुआ है कि जो मेटल एटम है वह कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड हो रहा है, कितने लिगेंड के साथ ये लग रहा है, वही इसका क्या हो जाएगा, उसकी हेपासिटी हो जाएगी, जिसे हम ईटा से प्रदर्शित करेंगे। क्या करेंगे हम? ईटा से प्रदर्शित करेंगे। और इस तरीके से जब हम इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं, ग्रीक लेटर ईटा होता है, उसे प्रदर्शित किया जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, जैसे यहाँ पर देखिए इथाइलिन है, 2 कार्बन के बीच में है, इसलिए क्या हो गया, ईटा के पावर 2 इथाइलिन हो गया। यहाँ पर मेटल के बीच में है भाई, 2 ऑक्सीजन के बीच में है, इसलिए क्या हो गया, ईटा के पावर 2 O2 हो गया। यहाँ पर मेटल 2 कार्बन के बीच में है, इसलिए क्या हो गया, ईटा के पावर 2 हो गया। यहाँ पर भी 2 एटम के बीच में है, इसलिए ईटा के पावर 2 हो गया। यहाँ मेटल डायरेक्टली कार्बन से टच है, इसलिए क्या हो गया, ईटा के पावर 1 हो गया। यहाँ 3 कार्बन के बीच में, इसलिए क्या हो गया, ईटा के पावर 3 हो गया। यहाँ 6 कार्बनों के बीच में, इसलिए क्या हो गया, ईटा के पावर 6 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ईटा की पावर 5 हो गया। यहाँ पर देखें 3 कार्बन से होकर के ये रिंग जा रहा है, इसलिए क्या हो गया, ईटा के पावर 3 हो गया। यहाँ पर 4 के बीच में जा रहा है, इसलिए क्या हो गया, ईटा के पावर 4 हो गया, है ना। ये CP स्टार है, यहाँ पर एक ही कार्बन से टच है, इसलिए क्या हो गया, ईटा के पावर 1 हो गया। ये फेरोसिन है, देखिए यहाँ फेरोसिन 2 CP से जुड़ा हुआ है, लेकिन 5 कार्बनों के बीच से जा रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये ईटा के पावर 5 हो गया। तो ये तरीका रहा आपका हेपासिटी का। हर साल इससे न्यूमेरिकल से जरूर आते हैं, हेपासिटी जरूर पूछता है। अब इसी हेपासिटी के सहारे हम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन जानते हैं। किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का हमें एंटी इलेक्ट्रॉन रूल निकालना होता है, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब मैं आपको एंटी इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ाऊंगा। हेपासिटी का यूज़ कहाँ होगा, एंटी इलेक्ट्रॉन रूल में होगा। हेपासिटी के तहत हम कंट्रीब्यूशन को निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन के तहत उसके वैल्यू को रख करके एंटी इलेक्ट्रॉन रूल के रूल में फॉलो करके हम ये चेक करेंगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो बन रहा है वो स्टेबल है कि नॉन स्टेबल है, यानी वो एंटी इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये देखिएगा, एंटी इलेक्ट्रॉन रूल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वह होता है N_2 Np6 N-1 D10, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 2 + 6 3 10, तो 6 2 8 10 8 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वह एंटी इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर सकता है। ए स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मिक्स्ड हाइड्रोजन गैसेस इज ऑब्टेन्ड with the same of metal d electrons donated by the ligand, and overall charge of the complexes, that is the electronic configuration should be N_2 Np6 N-1 D10। इनका कहना यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो इलेक्ट्रॉन रूल कंपाउंड जो फॉलो करते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N_2 Np6 N-1 D10 होना चाहिए, यानी उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 6 2 8 10 8 18, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। फिर विद द सेम ऑफ मेटल d electron donated by the ligand and overall charge of the complexes, that is the electronic configuration। ये अब एंटी इलेक्ट्रॉन रूल कैसे काउंट करेंगे कि उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, इसके लिए 2 मेथड आता है। एक मेथड तो आपका है ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, और एक आपका है न्यूट्रल एटम मेथड। तो इसके पास 2 मेथड आते हैं, एक क्या आता है ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड और एक आता है न्यूट्रल एटम मेथड। दोनों के तहत ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में सबसे पहले हम मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर जो निकाला जाएगा उसी बराबर M+Cl से निकाला जाएगा। चलिए हम आपको एक एक एक्सप्लेन करते हैं। पहले ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। चलो अब आपको मैं बताऊंगा एंटी इलेक्ट्रॉन रूल निकालने का मेथड। 2 मेथड होते हैं एंटी इलेक्ट्रॉन रूल निकालने के लिए, एक होता है ऑक्सीडेशन मेथड और एक होता है न्यूट्रल एटम मेथड। तो न्यूट्रल एटम मेथड में क्या होता है कि ऑलरेडी जो एटम होगा मेटल एटम और
जो आपका लिगेंड होगा उनके कंट्रीब्यूशन का जो नंबर होगा, कंट्रीब्यूशन नंबर उसको रख करके हम निकाल लेते हैं। जैसे कुछ मेटल एटम के कंट्रीब्यूशन को मैं यहाँ पर दिया हुआ हूँ, जैसे आपको बता दूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। जैसे कोई पूछे स्कैंडियम कंट्रीब्यूशन क्या होता है तो 3, टाइटेनियम का क्या होगा 4, वैनेडियम का क्या होगा 5, क्रोमियम का 6, आयरन का वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज 7, आयरन 8। तो इस तरह से गिन लीजिएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से आप गिन लीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मैंने दिया हुआ है। जैसे कोई के स्कैंडियम कंट्रीब्यूशन 3, टाइटेनियम का 4, उसी तरह से नीचे की भी जो दूसरे और तीसरे सीरीज वाले एलिमेंट है उनका कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है ठीक सामने। जैसे कोई पूछे कि फेरोसिन आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है कि नहीं करता है, तो सबसे पहले आप फेरोसिन का फार्मूला दिया रहेगा, यहाँ पे फेरोसिन लिखा हुआ रहेगा, ईटा के पावर 5 C5H5 का होल ट्वाइस Fe, ये आपका फेरोसिन है। अब ये तो फेरोसिन है, यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन क्या है 5 है, क्या है 5, ये ईटा के पावर 5 है ना, तो इसलिए क्या हो गया 5 हो गया। तो जब एक Fe 5 कंट्रीब्यूशन देगा तो 2 Fe कितने देंगे 10 कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन, 2 पंचे 10, और Fe कितना देगा 8, क्योंकि यहाँ पे Fe सामने क्या लिखा 8 लिखा हुआ है। अब ऐसे भी आप गिन लीजिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, आयरन कहाँ बचा है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया है 8 हो गया है। तो 10 ये हो गया, 8 है, टोटल कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, कितना हो गया 18। तो इस तरीके से 80 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा। तो न्यूट्रल एटम मेथड में 80 इलेक्ट्रॉन रूल निकालने के लिए होता क्या है कि सबसे पहले हम करते क्या है कि जो मेटल दिया रहेगा उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा उसको राइट करेंगे, उसके साथ जो लिगेंड लगे रहेंगे उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा उसको करेंगे, है ना। तो ऑल ओवर को हम सम कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही 80 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। अगर 18 आएगा तब फॉलो करेगा, ये नहीं कि 18 नहीं आया तो हम कह देंगे 80 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है। इनको जोड़ने पर क्या आ जाना चाहिए 80 इलेक्ट्रॉन फॉलो करना चाहिए। तो ये तरीका रहा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनका कंट्रीब्यूशन करेंगे। मैं आपको एक पेज दिया हुआ हूँ, आपको याद होगा, उस पेज के सहारे आप उसको करेंगे, उसमें दिया रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में सबसे पहले हम जो मेटल रहेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम करेंगे C=M+L से, जहाँ पे C क्या है चार्ज है मेटल का, M मेटल है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, L क्या है लिगेंड है। तो ये तरीका होगा मेटल और लिगेंड का। जैसा मान लीजिए हम फेरोसिन लिए हैं, ये लिए हैं, और हम देख रहे हैं कि इसमें कोई चार्ज नहीं है, पूरे कंपाउंड के अंदर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, तो इसलिए हम चार्ज की जगह पे क्या कर दिए 0 कर दिए, बराबर M का क्या करना है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। -2 क्यों आया, क्योंकि -2 इनका फॉर्मल चार्ज होता है। ईटा के पावर 5 का फॉर्मल चार्ज क्या होता है -1। तो कितनी बार ईटा के पावर 5 है 2 बार है, साइक्लोपेंटाडिन कितनी बार है 2 बार है, इसलिए इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा -1 -1 क्या हो गया -2। जब ये -2 होगा इसको इस साइड करेंगे तो ये पाठांतर होकर के रेड से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, धन हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। तो M बराबर क्या आ गया +2। तो M बराबर जब +2 आ गया यही इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। तो आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 26 होता है, और 26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 4:3d6 हो जाएगा। फिर 26 8 इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन बता रहा है, लेकिन यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दीजिए आप। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे तो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 4s से, क्योंकि 3 बड़ा की 4 बड़ा होता है, बाहर कौन जाएगा 4 जाएगा, इसलिए बाहरी कोष क्या होगा 4 होगा, इसलिए सबसे वाले कोष से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 3d6 हो गया। अब इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो गया 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 ये हो गए, और एक Cp का कंट्रीब्यूशन क्या होता है 6 होता है, तो 2 Cp का क्या हो जाएगा 12,
और 2 छंग 12 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ये टोटल कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए क्या हो रहा है, यह 80 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। यह क्या कर रहा है, 80 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। तो आपके पास 80 इलेक्ट्रॉन रूल निकालने के लिए 2 मेथड होते हैं। एक मेथड आपका न्यूट्रल एटम मेथड होता है, दूसरा क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो आप न्यूट्रल एटम मेथड में क्या करते हैं, सबसे इजी मेथड न्यूट्रल एटम मेथड होता है। इसलिए अगर एग्जाम में कहीं आपको 80 इलेक्ट्रॉन रूल निकालने के लिए दे रहा है तो आप न्यूट्रल एटम मेथड को अपनाइएगा, क्योंकि यह सरल है। लेकिन अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करते हैं तो आप फंस भी सकते हैं। लेकिन जब वह लिख देगा कि आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हल करिए तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही हल करना होगा। लेकिन यदि वह नहीं कहा है तो आपको जो सरल लगता हो उसके तहत करिएगा, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए C प्लस L यूज़ करेंगे। और L मीन्स फार्मल चार्ज लिगेंड का होगा, C क्या होगा पूरे कंपाउंड का चार्ज होगा। तो फार्मल चार्ज आपको मालूम रहना चाहिए। फार्मल चार्ज यूज़ करते समय जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन, जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर मीटर का मालूम हो जाएगा तुरंत आप उसका भी कंट्रीब्यूशन देखेंगे और देखने के बाद उसको जोड़ देंगे। फिर आप ये चेक करेंगे कि वो 18 आया है कि नहीं आया। अगर वो 18 आ गया तो 80 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो 80 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं कर रहा है। There are some example of the 80 electron rule. Here you can see. Let us consider FeCO का whole 5. Here pentacarbonyl iron. So there are 5 carbonyl. So one carbonyl also containing the 5 number of contribution, 2 number of contribution. So that 5 into 2 is equal to 10 electron. And one Fe also containing the 8 electron. Total sum of the electron is the 18 electron. So FeCO का whole 5 is follow the rule of 80 electron rule. आप यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि 5 CO है, 5 कार्बोनिल है। एक कार्बोनिल का जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन होता है वह होता है 2। तो 5 कार्बोनिल का कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10। कितना हो जाएगा भाई, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इसके बाद आपके पास एक Fe बचा हुआ है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। आयरन यहाँ पे पहुँचा 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो एक Fe का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 8 हो गया। तो 10 ये और 8 है, टोटल कितने हो गए, 18 हो गए। तो यह 80 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा। क्या करेगा, 80 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा। तो इस तरीके से 18 हो गए तो यह 80 इलेक्ट्रॉन रूल को क्या करेगा, फॉलो करता है। ठीक है, अब तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। ईटा के पावर 5 Cp FeCO का होल टाइम्स Cl। यह कहा जा रहा है कि यह 80 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता है, इसको चेक करना है। तो आप जानते हैं कि ऑलरेडी नो दैट ईटा के पावर 5 Cp साइक्लोपेंटाडाइन है। ईटा की पावर 5 कह रहा है तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एक ईटा के पावर 5 Cp है, इसलिए एक का कितना हो गया, 5 फिर से 1 बराबर 5 इलेक्ट्रॉन। 1 Cp का 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक Fe है, Fe का कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक Fe का कितना होगा, 8 हो गया। 8 ये हो गए। कार्बोनिल का क्या होता है, 2 होता है। तो एक कार्बोनिल का कितना होता है, 2। तो 2 दूनी क्या हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से Cl जो है ऑलरेडी 1 दे रहा है कंट्रीब्यूशन, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। टोटल सम आप कर लीजिए आप, 8, 5, 13, 13, 4, 17, 17, 1, 18, 80 इलेक्ट्रॉन रूल आ रहा है। इसलिए यह 80 इलेक्ट्रॉन रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो 80 इलेक्ट्रॉन रूल का मतलब होता है कि उसको हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद अगर वो 18 आ जाता है तो वह 80 इलेक्ट्रॉन रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है जैसे 16 आ गया, 17, तो दैट इज नॉट फॉलो ऑफ द 80 इलेक्ट्रॉन रूल। तीसरा एग्जाम्पल भी हम आपको दिखा रहे हैं। ईटा के पावर 5 Cp2CO कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईटा के पावर Cp दे रहा है, तो एक Cp का कितना होता है, 5। कितने Cp आपके पास, 2, इसलिए क्या हो गया, 2 गुणती 5 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट है, कोबाल्ट का कितना होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया ये। तो कोबाल्ट का कितना हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। फार्मल चार्ज यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का +1 दिया हुआ है, इसलिए हम इसको घटाएंगे। अगर प्लस रहेगा तो उसे हम घटाएंगे ना कि जोड़ेंगे। अगर माइनस रहता तो क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं, उल्टा कर देते हैं। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे।
उसके बाद टोटल सम कर लेते हैं 10 9 19, 19 में से 1 सब्ट्रैक्शन किया मैंने 18, तो यह बी क्या कर रहा है, एटी इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। CH3 मीन CO का होल 5 है यहाँ पर, तो एक CH3 का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक Mn का कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। 5 CO का कितना होगा, 10 हो जाएगा, तो 10 7 17 और 1 क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। तो आपने देखा कि 4 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बताया, भी बहुत सारे एग्जाम्पल भी बताएंगे आपको। अभी मैं आपको इसका एप्लीकेशन भी बताऊंगा कि एटी इलेक्ट्रॉन रूल का क्या एप्लीकेशन है, कहाँ यूज होता है, क्यों होता है, क्या निकाल सकते हैं हम। तो इस तरीके से हमने आपके 4 एग्जाम्पल में आपको बताया कि किसी भी एटम का एटी इलेक्ट्रॉन रूल कैसे निकाला जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर आता है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ये जान लीजिए कि अगर आपको 5 दे दिया एटी इलेक्ट्रॉन रूल निकालने के लिए, तो वह 10 नंबर से कम नहीं रहेगा। इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एटी इलेक्ट्रॉन रूल को मैंने आपसे बताया कि एटी इलेक्ट्रॉन रूल में सबसे पहले जो होगा, एटी इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो जो करेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा N2N6 यानी 2 6 और 10 18 हो जाएंगे। ये पहला क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ यह है कि एटी इलेक्ट्रॉन रूल को निकालने के लिए 2 कंडीशन होती है, एक तो होता है न्यूट्रल एटम मेथड और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में आपको जब भी निकालना होगा वहाँ पे लिगेंड का फॉर्मल चार्ज ऑलरेडी आपको लर्न रहना चाहिए। जैसे कि C बराबर M प्लस है, C बराबर चार्ज है, M मेटल है, L क्या है, लिगेंड है, उनके फॉर्मल चार्ज मालूम होने चाहिए। फॉर्मल चार्ज के तहत हम मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद फिर मेटल का कंट्रीब्यूशन और उस लिगेंड की कंट्रीब्यूशन को ऐड कर लेंगे। अगर वो 18 आ रहा है तो एटी इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, अगर नहीं आ रहा है तो एटी इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करेगा। लेकिन एटी इलेक्ट्रॉन रूल निकालने का सबसे सरल तरीका होता है न्यूट्रल एटम मेथड, क्योंकि न्यूट्रल एटम मेथड में केवल एक ही कॉलम आपको याद करना होगा कि मेटल एटम का और उसके साथ जो लिगेंड लग रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, बस उसी का सम कर देंगे, ऑलरेडी आपका एटी इलेक्ट्रॉन रूल आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ पर देखा है कि FeCO का होल 5 सब मैंने लिया, तो जो कार्बोनिल था, कार्बोनिल का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 2 होता है। डायरेक्टली न्यूट्रल एटम नंबर मैंने निकाल लिया, 2 होता है, तो 5 कार्बोनिल से 10 हो गए, एक Fe का 8 हो गया, तो 18। तो इस तरीके से न्यूट्रल एटम मेथड बड़ा ही इजी तरीका होता है, उसके तहत हम एटी इलेक्ट्रॉन रूल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको जो पढ़ाया हेपासिटी से पढ़ाया, हेपासिटी के बाद पूरी हेपासिटी को क्लियर किया, कपलिंग रिएक्शन भी बताया है और उसके बाद एटी इलेक्ट्रॉन रूल को भी बताया है। तो ध्यान देने योग्य बातें यह है कि कपलिंग रिएक्शन मैंने आपको 4 बताए हैं। सुजुकी रिएक्शन बताया है ना, सुजुकी बाद हेक रिएक्शन बताया है, नेक्स्ट सीरा कपलिंग बताया है, सोनेगो सीरा कपलिंग बताया है, कोमेडो कपलिंग बताया है और हियामा बताया है। सारी इसकी पहचान भी मैंने बताया आपको कि किस तरीके से आप हियामा को, कोमेडो को कैसे पहचानेंगे, ये सारी कपलिंग रिएक्शन मैंने आपको बताया। उसके बाद हेपासिटी पर आ गया, मैंने इम्पोर्टेंट बताया कि हेपासिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब भी किसी चीज़ का हेपासिटी निकालना होता है तो आप वहाँ पर ये देखा किया करिए कि वह कितने मेटल जो है कितने कार्बन के बीच से होकर के गुजर रहा है या कितने कार्बन से जुड़ रहा है। तो हेपासिटी को ग्रीक लेटर ईटा से प्रदर्शित किया जाता है और जितना उसके पास जितने कार्बन से जुटे रहेंगे उतने के पावर हम ईटा लगा देंगे। जैसे एक कार्बन से जुटा रहेगा तो ईटा के पावर 1 हो जाएगा, अगर 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा तो ईटा के पावर 2 हो जाएगा, अगर वो 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा तो ईटा के पावर 3 हो जाएगा, 4 कार्बन से जुड़ा रहेगा तो ईटा के पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने हेपासिटी को निकाला है। हेपासिटी को न्यूमेरिकल्स आते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको एटी इलेक्ट्रॉन रूल बताया, उसको निकालने का तरीका बताया। तो आज मैं एटी इलेक्ट्रॉन रूल तक गया हूँ। अगले लेक्चर में जब भी मैं आऊँगा तो आपको बताऊँगा कि इसका एप्लीकेशन क्या था, एटी इलेक्ट्रॉन रूल का क्या एप्लीकेशन होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, उसके एप्लीकेशन को बताऊँगा। फिर उसके बाद एप्लीकेशन जब आप जान लेंगे तब मैं उसका नाम बताऊँगा कि इनका नाम कैसे रखा जाता है ना, इनका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंडों का नाम कैसे रखा जाता है उसको बताएंगे। तो धीरे धीरे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को जो चैप्टर है उसके बिल्कुल समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके सिलेबस के अनुसार है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार बहुत ही कम चीज़ें बची हैं जो आपके हवाले कर दूंगा। लेकिन इतना ज़रूर जानिएगा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यह एक ऐसा चैप्टर है जो आपके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों के लिए लाभदायक है। इनऑर्गेनिक का पेपर आपका हो चुका है, लेकिन ऑर्गेनिक का पेपर होने वाला है, इसलिए ऑर्गेनिक ही चल रहा है, इसलिए आप बखूबी इसे अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करिए।
तो ये रही बात आपके टॉपिक की, आज के टॉपिक की बात रही। अगले भी टॉपिक में जब हम आएंगे तो आपको जो लेकर के आएंगे वो आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको इसको रटने की इलेक्ट्रॉन रिंग तो रटने की कोशिश तो नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। आप एक्सरसाइज करना ना भूलिएगा, एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे। ओके, थैंक्स।